आप अगर बलूचिस्तान के तुलो अर्ज़ के अंदर जाएँ और वहाँ पे ट्रैवल करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग अभी तक केव एरा के अंदर रह रहे हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की पॉलिसी का भी है जो कि रिलाय करती है बहुत ज़्यादा वहाँ के फ्यूडल्स के ऊपर, और वही फ्यूडल्स जो हैं वो अपने लोगों को भी दबा के रखते हैं, रियासत पाकिस्तान से पैसे भी लेते हैं। कॉ वॉज द फर्स्ट रॉ चीफ, और उसी के प्लान को अगर आप उठा के पूरा पढ़ लें तो इट इज़ अ कंप्लीट प्लान टू डिसमेंटल पाकिस्तान इनटू डिफरेंट पीसेस। उसमें मेन फैक्टर जो बलूचिस्तान है। Because of this strategic importance of this region, that is Balochistan, there will always be an unrest over there. ये आप देखेंगे कि ये अनरेस्ट आपको साउथ अमेरिका के अंदर भी मिलता है, जहाँ पे ब्राज़ील या इस तरह के हैं, तो वहाँ पे भी आपको ड्रग ट्रेड और माफियाज और इस तरह की जो चीज़ें हैं या इंटरनल अनरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, और उसको परपेचुएट किया जाता है बाकायदा, ताकि ये ममालिक कभी भी स्टेबल ना हो सकें और नॉर्थ अमेरिका को जो है ये कोई चैलेंज ना दे सकें। सेम गोज़ फॉर आवर साउथ, यानी हमारा जो इलाका है इधर भी इसी वजह से इसी किस्म के अनरेस्ट जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो एथनो नेशनल फॉल्ट लाइन्स भी मौजूद हैं हमारे पास, और हमारे पास रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स भी मौजूद हैं। ये दो बड़ी सिग्निफिकेंट फॉल्ट लाइन्स हैं। बलूचिस्तान का अनरेस्ट इनिशियली एथनोसेंट्रिक रहा है, और इसका जो आप कह लेंगे जो जितनी भी प्रॉक्सीज क्रिएट की गई हैं वो एथनोसेंट्रिक ही रही हैं अभी, लेकिन जो है उसके अंदर एक रिलीजियस एलिमेंट जो है, रिलीजियस टिल्ट जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। और फिर इन दोनों का कन्वर्जेंस भी कहीं गई, क्योंकि टारगेट एक है रियासत पाकिस्तान, तो आपको इनका कन्वर्जेंस भी मिलता है, इस वजह से कंपाउंडेड थ्रेट भी बन जाता है ये। तो जो एथनोसेंट्रिक थी उनके अंदर तो बहुत मशहूर जो जमातें रही हैं, शुरू में जो जमात रही है, यानी जो पाकिस्तान के अंदर पहला अनरेस्ट बिफोर इवन एनी अनरेस्ट जो स्टार्ट हुआ, जो प्रॉक्सी स्टार्ट हुई, दैट इज़ नैप। और नैप जो थी वो अफगानिस्तान के अंदर उसका बेस था। जुमा खान सूफी साहब की किताब है, उसके ऊपर उन्होंने पूरा उसके अंदर लिखा है कि कैसे वो वहाँ ट्रेनिंग करने गए। अफरत साहब खटक साहब जो आजकल पाकिस्तान की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, उनका उसके अंदर क्या किरदार था, वो कैसे उस सारे मसले का हिस्सा थे। तो ये तमाम लोग जो हैं शुरू में ही नैप के अंदर इन्होंने शमूलियत इख्तियार की, और नैप का फिर जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो पूरे पाकिस्तान के अंदर था, लेकिन मेनली बलूचिस्तान और केपी के अंदर था। सो नैप वाज द फर्स्ट वन, और वो एथनोसेंट्रिक थी। इंटरेस्टिंगली नजम सेठी साहब वाज आल्सो पार्ट ऑफ नैप। तो ये तमाम लोग थे, और वो उनकी पब्लिकेशंस वगैरह, लिटरेचर वगैरह को देखते थे। उसके बाद फिर जो दूसरी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आई, वो आप देखते हैं कि फिर ये BLA, BRA, BNP, रास, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फिर इसके अंदर से पनपना शुरू हुई रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। ये एथनोसेंट्रिक या एथनो नेशनल्स जो हैं इन्होंने अभी तक अपनी तहरीक को उसी तरीके से ज़िंदा रखा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की पॉलिसी का भी है जो कि रिलाय करती है बहुत ज़्यादा वहाँ के फ्यूडल्स के ऊपर, और वही फ्यूडल्स जो हैं वो अपने लोगों को भी दबा के रखते हैं, रियासत पाकिस्तान से पैसे भी लेते हैं, और जब वक्त पड़ता है और जब उनके पॉलिटिकल एंगल या फाइनेंशियल एंगल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो उसके बाद वो रियासत पाकिस्तान को थ्रेट भी करते हैं, बेस्ड उन्हीं लोगों के ज़रिए जिन लोगों को उन्होंने अपने नीचे दबा के रखा होता है। दूसरा फिर इसके अंदर जो एक एलिमेंट आया वो है रिलीजियस ज़िलिज़म का, और ये चूँकि पश्तून बेल्ट इसका एक बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान। फिर अफ़गानिस्तान का जिहाद जो 80s के अंदर हुआ, उसके बाद फिर तालिबान का राइज़, फिर तालिबान का राइज़ के बाद वॉर ऑन टेरर, फिर उसकी वजह से बहुत सारे मुहाजिरीन का वहाँ पे आना। कोयटा के आसपास के जिस तरह बलेली का इलाका है, कुचलाक का इलाका है, या पशीन का इलाका है, ये तमाम इलाके जो हैं यहाँ पर बेसिकली जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो आके बसते रहे हैं। तो उनका एक इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से एक रिलीजियस ज़िलिज़म जो है उसका राइज़ जो है वो आपको बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। और इसी वजह से वहाँ पे फिर TTP के पॉकेट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कि TTP जो है जब उसका राइज़ हो रहा था KP के अंदर और बाकी पाकिस्तान में, तो एक इंट्रेंच्ड फैसिलिटीज़ मौजूद थी TTP के अक्रॉस बलूचिस्तान। TTP फिर जब इवॉल्व हुई तो उसके अंदर फिर ISKP का जो चैप्टर ISPP है वो वहाँ पर आया। लश्कर जंगवी चूँकि ऑलरेडी वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैडर फॉलो करता है उसको। इंटरेस्टिंगली जब मैं कोयटा पहली दफ़ा गया तो मैंने देखा कि जब आप बलोच कॉलोनी के अंदर जाते हैं तो एक ही घर के ऊपर आपको बलोच एथनो नेशनल्स का झंडा नज़र आता है और साथ ही लश्कर जंगवी का झंडा भी नज़र आता है। तो जब मैंने सवाल पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा जी कि एक भाई जो होता है वो लश्कर जंगवी के अंदर होता है और एक भाई जो है वो बलोच नेशनलिस्ट को जो है वो सपोर्ट कर रहा था। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ
पावर प्ले विच इज़ बीन वर्कड इन देयर। तो ये सारा का सारा जो है, इस पे पाकिस्तान ने लश्कर जंगी को बड़ा फिर हिट किया, टारगेट किया। बहुत बड़े सेक्टेरियन अटैक्स जब हुए हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर, तो एक फुल ऑन ऑपरेशन जो लश्कर जंगी के खिलाफ किया गया और उनको पुश बैक किया गया। लेकिन बहरहाल ये दोबारा रीसर्च जो है इन द फॉर्म ऑफ TTP या ISKP का जो नया नाम है, दैट इज़ ISPP जो पाकिस्तान चैप्टर है उसका। तो ये इस वक्त वहाँ पे एथनो नेशनल्स और रिलीजियस जेलिस्ट जो हैं ये इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इनका फिर कन्वर्जेंस होता है जब इन्होंने कोई बड़ा अटैक करना होता है। जो रेड मेंटालिटी या रेड टैक्टिक आई हैं BLA यानी एथनो नेशनल्स के अंदर, या सुसाइड आया है, ये बेसिकली इस पे बाकायदा एविडेंस मौजूद है कि इनको TTP और ISPP या ISKP जो है उन्होंने इसको बाकायदा ट्रेन किया और उनको ये फैसिलिटी दी है कि किस तरीके से आप ये अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं। तूंग के अंदर जो अटैक हुआ है उसके साथ खैर हंगू में भी अटैक हुआ था उसी दिन। हंगू में मस्जिद के अंदर बम धमाका हुआ था और मस्तूंग में जो है वो एक ईद मिलादुन्नबी के प्रोसेशन के ऊपर अटैक हुआ था, सुसाइड हमला, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो शहीद हुई। दिस इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के अगर आप रिसेंट हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि किसी ईद मिलादुन्नबी के प्रोसेशन के ऊपर अटैक हुआ हो। TTP ने इसको कंडेम किया। बहुत से लोगों का बहरहाल ख्याल अभी भी यही है कि ये TTP की ही एक्टिविटी है, TTP ने ही ये कैरी आउट किया, लेकिन फॉर सर्टन डिसेप्टिव रीजंस वो इसको क्लेम करने से घबराएंगे। ISKP ने भी इसको पूरी तरह अटैक को क्लेम नहीं किया, लेकिन ISPP ने इसको क्लेम किया है। कुछ अकाउंट्स के ऊपर आप उनका क्लेम जो है वो ये देख सकते हैं। सो ISPP इज़ द चैप्टर ऑफ ISKP इन पाकिस्तान। अच्छा, ये इस चीज़ को बताता है कि ISKP या ISPP जो है जहाँ ये अहले तशी को टारगेट करती है, वहीं ये किसी और सेक्ट को भी टारगेट करने से नहीं चूकेगी, क्योंकि इनके यहाँ बेसिकली किसी भी दूसरे सेक्ट का बंदा जो वो हेरेटिकल थॉट प्रोसेस रखता है और उसको मारना या उसको अटैक करना इज़ एलिजिबल। TLP के आने के बाद बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर भी एक आपको स्ट्रीक ऑफ वायलेंस जो है वो नज़र आती है। इससे पहले बरेलवी मकतब फ़िक्र जो है उसके पास कोई कंसोलिडेटेड लीडरशिप मौजूद नहीं थी, मतलब डिफरेंट धड़ों में ये लोग बटे हुए थे। तो मोर ऑफ अ सूफ़ी नेचर इनकी जो आप कहते हैं या पाकिस्तान के अंदर बताई जाती है उस तरह की थी। लेकिन एज सुन एज दे गॉट आवर लीडरशिप, जो कि पहले खादिम रिजवी थे और अब साद रिजवी हैं, तो नाउ दे आर ऑल्सो अनलीशिंग देयर पावर प्ले इन पाकिस्तानी पोलिटिकल पैराडाइम। तो यही चीज़ वो अनलीश कर सकते हैं दूसरे सेक्ट के लोगों के ऊपर, वो देवबंदी और अहले हदीस हो सकते हैं कि अगर इनकी तरफ से या इनके अपेरेंटली इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हम पे अटैक करें तो वी कैन अटैक देम एज वेल। सो एक सेक्टेरियन वॉर जो है उसको बेसिकली परपेचुएट करने की कोशिश की गई है शिया एलिमेंट से उठ के बरेलवी एलिमेंट को हिट करके। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर अटैक हो चुका है बहुत बड़ा, वो भी ISKP ने क्लेम किया था, और वो अहले तशी और बरेलवी मकतब फ़िक्र का एक जॉइंट आप कह लें कि फैक्टर है जहाँ पे सारे ये इकट्ठे होते हैं। तो उस पर ऑलरेडी इन्होंने एक अटैक किया, लेकिन ये पहला एक ऐसा अटैक है जो कि एक्सक्लूसिवली बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों के ऊपर हुआ है। इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी एक हमसाया और बरादर रियासत ईरान जो है उसकी भी एजेंसी या IRGC जिसको आप कहते हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो ये क्लेम करते हैं जी कि चूँकि आपकी तरफ से हमारी तरफ अटैक होते हैं, जुंदुल्लाह और इस तरह के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आते हैं, तो वी एक्चुअली pay you in the same coin by supporting these sub-nationalists in our territory, protecting them over here and then launching them into your territory. तो ये तो एक इशू है पाकिस्तान का कि ये मामला मौजूद है। पाकिस्तान को एक उम्मीद थी कि रिजीम चेंज के बाद इन अफगानिस्तान और US पुल आउट के बाद शायद TTP और इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं उनको कंटेन करने में मदद मिलेगी थ्रू न्यू इंटरिम गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी उस तरीके से नहीं हुआ, बल्कि आजकल उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि उन्होंने इनको ज़्यादा खुली छूट दे दी है। तो वो भी एक फैक्टर मौजूद है, इंडिया हो रॉ हो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर एक चैटर मौजूद है, नॉट ओनली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी बल्कि अफगान इंटेलिजेंस कम्युनिटी या ईरानियन में भी और बाकी दुनिया में भी, कि ईरान के अंदर बाकायदा रॉ का ज़ैदान के इलाके में एक मौजूद है, मुसलसल एक प्रेजेंस मौजूद रहती है रॉ की, और उसको बाकायदा ईरानियन रजीम सपोर्ट करती है, और वहाँ से बैठ के वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशंस होते हैं उसको वो लुक आफ्टर करते हैं, रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं। और इंडियन इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कोई ढकी छुपी नहीं है। आप इंडिया का सोशल मीडिया जो IT सेल जो बड़ा मशहूर है, एक काओ प्लान बना था 1960s के अंदर, जिसको फिर एंड हुआ था 1971 में बांग्लादेश के ऊपर। काओ वाज द फर्स्ट रॉ चीफ, और उसी के प्लान को अगर आप उठा के पूरा पढ़ लें तो इट इज़
अ कंप्लीट प्लान टू डिसमेंटल पाकिस्तान इनटू डिफरेंट पीसेस, उसमें मेन फैक्टर जो बलूचिस्तान है। तो ये प्लान आज का नहीं है, बल्कि प्लान 1960 से कौ ने जो प्लान डिवाइस किया था रॉ के लिए, ये उसके ऊपर आज तक गुफ्तगू होती है और इसी को ये लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने डोजियर्स आफ्टर डोजियर्स दिए हैं इन लास्ट 20 ईयर्स और उससे पहले भी, लेकिन पर्टिकुलर इन लास्ट 20 ईयर्स, कि किस तरीके से बलूचिस्तान जो है ये एक हॉट बेड है और एक टेस्टिंग ग्राउंड है फॉरेन इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स का और हॉस्टाइल एजेंसीज का टू परपेचुएट अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा वो मैंने फिर एक ट्वीट में लिखा भी, वो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं उसके ऊपर, और उसके अंदर मैंने पूरा बताया कि किस तरीके से 1947 से 74 तक अफगानिस्तान परपेचुएट करता रहा प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के अंदर। पहली जो प्रॉक्सी लॉन्च की गई इस रीजन के अंदर अगेंस्ट एनी कंट्री, दैट वाज मुफ्ती बानी एंड दैट वाज परपेचुएटेड बाय इंडियंस। उसके बाद इंडिया का जो चाणक्य का जो एक पूरा प्लान है कि डू नॉट गो फॉर योर नेबर बट फॉर द नेबर ऑफ योर नेबर, और वहाँ से फिर उसके ऊपर अटैक करो, वो बहुत खुलेआम इस चीज़ का ऐलान करते हैं। ईरान के रेवोल्यूशन के बाद 1979 में ईरानियन रजीम के साथ जो उनका एक पूरा गठ जोड़ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को फिर वहाँ से उस तरह फैसिलिटेशन हुई जैसे शाह ईरान के दिनों में होती थी, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। Then Pakistan, Bhutto was the first guy who started paying them in the same coin जिसके थ्रू वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे। और ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि नेहरू, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया के लिबरल लेफ्ट के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, ही वॉज द वन हु एक्चुअली ऑर्केस्ट्रेटेड एक नेहरू प्लान जिसको कहा जाता है कि जी के किसी तरीके से 18 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को रीमर्ज करना है इंडिया के अंदर। इसी वजह से उन्होंने 18 महीने तक हमारे एसेट्स भी रोक के रखे थे। सो दिस वॉज द प्लान ऑल अलॉन्ग। ये कोई मोदी का प्लान नहीं था, ये कोई अजीत डोभाल का प्लान नहीं था, ये नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी का प्लान था, जिसको अब मोदी और फिर आरएसएस के लोग जो हैं उन्होंने अनलीश किया है पूरी फुल पावर के साथ। सो पाकिस्तान एज अ स्टेट अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए उसी तरीके से पे करेगी सेम कॉइन के अंदर, और ये पूरी दुनिया के लोग करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, यू शुड नॉट एक्सपोज योर पब्लिक टू सच एलिमेंट्स। आपने जो भी करना है कोवर्टली करें। ओवर्टली आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि फिर वो चीज़ बाद में आपको बाइट बैक करती है। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.